नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अभिषेक सिविल सर्विसेज की टीम आप लोगों के लिए एक नए सीरीज लेकर आई है, जिसमें आपको 30 स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चन और 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, जो उसी दिन से संबंधित प्रश्न होंगे, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी भी डेली वाइज हो एक एमसीक्यू के माध्यम से हो जाए, जिससे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढना न पड़े। दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्स निःशुल्क लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, सभी विषयों पर, सभी समान अध्ययन के विषयों पर लेक्चर उपस्थित रहेंगे अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर, और उससे संबंधित एमसीक्यू भी टॉपिक बेस्ड और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए वहाँ डाला जाएगा। और रेलवे, एसएससी और जिन विद्यार्थियों के लिए को सीसेट में प्रॉब्लम है, सीसेट के नाम से जिनको डर लगता है, उनके लिए प्रतीक सर के माध्यम से आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग का भी लेक्चर लाया जाएगा। और जब आप सीसेट का लेक्चर करेंगे तो आपको सीसेट बोझ न लगकर आपके लिए सीसेट आसान हो जाएगा, जिससे आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी एवं जहां भी जिस स्टेट में सीसेट है, सीसेट जैसी नैया को भी आप पार कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह से अभिषेक सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही नया कोर्स लेकर आएगी, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो बीपीएससी 66 हो या यूपीपीसीएस हो या कोई भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, उसे पास करने के लिए पर्याप्त होगी। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क होगी। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के पहला प्रश्न को देखेंगे, और सभी प्रश्न 5 ऑप्शन के साथ हैं, जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आशा है कि ये प्रश्न जो है, ये सेट जो है आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो थे, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए वर्ष 1963 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, और वर्ष 1999 में भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी आपका जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, ये 5 अप्रैल 1556 के जगह आप लोग कर लीजिएगा 5 नवंबर 1556। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? पहला ऑप्शन है अकबर और हेमू, दूसरा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर और आदिल शाह, चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी और आदिल शाह, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई और अफगानों की सत्ता सदैव के लिए क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो आंसर इसका क्या हो गया? अकबर और हेमू ए। तो 5 नवंबर 1556 कर लीजिएगा को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ।
जिसमें मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर। और अफगानों का नेतृत्व हेमू। पानीपत के द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अकबर का विजय और हेमू की हार। यदि हम पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 20 से 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? पराजित किया था। दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है उसने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर? तो तुलगुमा युद्ध पद्धति का। और इस युद्ध में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर के 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, मौर्य कला में रज्जु ग्राहक का क्या कार्य था? पहला ऑप्शन है राजा के लिए आखेट की व्यवस्था करना। दूसरा ऑप्शन है रस्सी निर्माण के कार्यों की देखरेख करना। तीसरा ऑप्शन है खरी फसल को माप कर कर आरोपित करना। चौथा ऑप्शन है राजप्रसाद के कारखाने की देखरेख करना। और पांचवा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खरी फसल को माप कर कर आरोपित करना। इसी प्रश्न को यदि थोड़ा सा घुमा दे कि और आपसे पूछ दे कि खरी फसल को माप कर कर आरोपित करने वाला मौर्य काल में क्या कहलाता था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रज्जु ग्राहक। रज्जु ग्राहक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कन्हड़ नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? पहला ऑप्शन है ककोलत। दूसरा ऑप्शन है दुर्गावती। तीसरा ऑप्शन है सुखलदरी। चौथा ऑप्शन है प्रासडी। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? सुखलदरी जलप्रपात। दोस्तों, सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण कन्हड़ नदी पर किया गया है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बिहार यूपी का सीमा पर स्थित है सुखलदरी जलप्रपात। यदि ही पूछ दे आपसे सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कन्हड़ नदी पर। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कालीन निम्नांकित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है इबादत खाने का निर्माण। दूसरा है मजहरनामा की घोषणा। तीसरा है दीन इलाही की घोषणा और इसको सजाना है। पहला ऑप्शन है 1 2 3। दूसरा है 3 2 1। तीसरा है 3 2 1। चौथा है 2 1 3। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 होगा। पहले इबादत खाने का निर्माण, ये है 1 नंबर पर। 2 नंबर पर मजहरनामे की घोषणा और तीसरा में दीन इलाही। आरोही क्रम में पूछ रहा है, सजाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई कितना भी कहे पर स्वदेशी राज सर्वोपरि होता है। विदेशी राज चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो वह सुखदायक नहीं हो सकता है। उपरोक्त कथन किस समाज सुधारक का है? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तीसरा ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे। चौथा ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद सरस्वती। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा राम मोहन राय। यह कथन किसका था? राजा राम मोहन राय का था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्कटिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कटिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? पहला ऑप्शन है फिनलैंड। दूसरा है आयरलैंड। तीसरा है आइसलैंड। चौथा है नॉर्वे। अब पूछ रहा है आपसे कि उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, इस सदस्य को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक परिषद में कितने देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, तभी इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे। दोस्तों, आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न इंस्टीट्यूट से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जहां से आपकी तैयारी जो है
कंप्लीट हो जाएगी बीपीएससी की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत जल्द ही करंट अफेयर्स पर भी वीडियो लाए जाएंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पर्याप्त होगा, और इस तरह के क्वेश्चन का समावेश किया जाएगा दोस्तों। तो आर्कटिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, सी है केवल 2 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा केवल 1, 3 और 4, फिनलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे। दोस्तों कैसे हुआ ये? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक परिषद में 8 देश शामिल हैं, जिसमें कनाडा है पहला, दूसरा डेनमार्क, तीसरा फिनलैंड, चौथा आइसलैंड, पांचवा नॉर्वे, छठा रूस, सातवां स्वीडन और आठवां संयुक्त राज्य अमेरिका, और 8 हो गया दोस्तों। यही 8 देश शामिल है, और आयरलैंड नहीं है। और ये पूछ रहा है क्या कौन सा देश शामिल है, तो क्या हो जाएगा? फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे। और यही क्वेश्चन यदि पूछ देता कौन सा देश शामिल नहीं है, तो क्या हो जाता? केवल 2 हो जाता। और आर्कटिक परिषद में भारत जो है दोस्तों, इस परिषद का पर्यवेक्षक सदस्य है। भारत कैसा सदस्य है आर्कटिक परिषद का? तो पर्यवेक्षक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप, संपदा योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों? आपको संपदा योजना से ही पता चल रहा होगा संपदा किससे संबंधित है? संपदा तो उद्योग धंधे से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के संबंध में कथनों का परीक्षण करें। पहला है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन है यह जीएम फसलों के कृषि में उपयोग को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। और फिर पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। यह जीएम फसलों के कृषि में उपयोग को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करता है। नेक्स्ट, यदि आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ बहुत जल्द ही इंडियन पॉलिटी से संबंधित वीडियो डाला जाएगा, जिसमें संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपनी तैयारी की धार को और मजबूत कर सकते हैं, जहां आपको हर सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो, हर टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू और करंट अफेयर्स भी डेली, वीकली और मंथली वाइज आपको बहुत जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण कोर्स मिलेंगे, जिसकी घोषणा हम लोग बहुत जल्द ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं? पहला ऑप्शन है आपका इसमें चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है उज्बेकिस्तान, चौथा है भारत, पांचवा है पाकिस्तान और छठा है श्रीलंका। ऑप्शन ए है 1, 3, 5, 6 सही है कि 1, 2, 4, 6 सही है, 2, 3, 4, 5, 6 सही है कि 1, 2, 3, 4, 5 सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। दोस्तों अब संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के बारे में आपको जानना होगा कि कौन कौन सा सदस्य संघाई सहयोग संगठन में है। तो दोस्तों वर्ष 1996 में, कब?
वर्ष 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस तथा तजाकिस्तान ने संघाई 5 की स्थापना की। संघाई कितना की स्थापना की? 5। संघाई 5 की स्थापना की, जिसमें वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के पश्चात यह संघाई सहयोग संगठन में परिवर्तित हो गया और वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान भी अस्थायी सदस्य बन गए। तो इस ढंग से इसका कालक्रम है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा देश शामिल है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। इसका आंसर क्या होगा? डी। मैंने पहले आपको बता दिया कि संघाई सहयोग संगठन में कौन कौन से देश हैं, कब कौन देश शामिल हुआ। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य कब बना? तो 2017 में संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन बने? तो भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, जिसमें कह रहा है पहला कि केंद्रीय जीएसटी से प्राप्त राशि पर केंद्र का पूर्ण अधिकार होगा। दूसरा ऑप्शन है एसजीएसटी मतलब राज्य जीएसटी से प्राप्त राशि पर राज्य का पूर्ण अधिकार होगा। तीसरा ऑप्शन है एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी से प्राप्त राशि केंद्र व राज्य दोनों में बांटी जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, चौथा 1, 2 और 3, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा सही है? केवल 2 और 3 सही है दोस्तों। राज्य जीएसटी से प्राप्त राशि पर राज्य का पूर्ण अधिकार होता है और आईजीएसटी से प्राप्त राशि केंद्र व राज्य दोनों में क्या होती है? बांटी जाती है। दोस्तों, अगर जीएसटी से संबंधित विषय पर हम बात करें तो जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान जो है दोस्तों वो 246A में है। जीएसटी से संबंधित प्रावधान का कहाँ पे है? 246A अनुच्छेद में। दोस्तों, यदि अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन की बात किया जाए तो 269A में आएगा। 269A में। यहाँ से पॉलिटी का भी देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है। यदि जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में पूछी जाती है तो 279A में। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, यदि हम जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर के बात करते हैं, केंद्रीय कर का बात करते हैं, राज्य कर का बात करते हैं, तो जीएसटी में शामिल जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें केंद्रीय कर और राज्य कर दोनों शामिल है। तो केंद्रीय कर में कौन कौन से हैं? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क केंद्रीय कर में शामिल है, जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। राज्य कर में राज्य वैट या बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर या क्रय कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी, शर्त तथा जुए पर कर, ये राज्य कर हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें सीजीएसटी, जीएसटी में सीजीएसटी जो ऊपर वाला है उस पर सीजीएसटी, तो सीजीएसटी को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सीजीएसटी जो है यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है। किसके द्वारा वसूला जाता है? केंद्र द्वारा वसूला जाता है राज्य के आंतरिक व्यापार पर। और सीजीएसटी जो है दोस्तों उससे प्राप्त राजस्व पर पूर्णतः केंद्र का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? पूर्णतः केंद्र का अधिकार होता है दोस्तों। तो अब हम आते हैं एसजीएसटी पर। एसजीएसटी क्या है? एसजीएसटी मतलब राज्य वस्तु एवं सेवा कर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर जो है दोस्तों
यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है और इससे प्राप्त राजस्व जो है राज्य सरकारें रखती है। इससे प्राप्त राजस्व कौन रखता है? राज्य सरकार रखता है। और IGST जो है दोस्तों, IGST एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। IGST जो है दोस्तों वो दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और इससे जो प्राप्त राजस्व, IGST से जो प्राप्त राजस्व है उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा CGST, SGST और IGST के बारे में। तो पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन कौन सही है? केवल 2 और 3। कौन सही है दोस्तों? केवल 2 और 3। सी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कीमतों के MSP से नीचे गिरने पर सरकार घोषित MSP पर खाद्यान्नों को खरीदने का आश्वासन देती है। दूसरा ऑप्शन है MSP की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार की जाती है। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान में सरकार विश्व कृषि उपजों पर MSP की घोषणा करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहां दोस्तों आप सही कर लीजिएगा। वर्तमान में सरकार तीसरा ऑप्शन जो है, वर्तमान में सरकार विश्व कृषि उपजों पर, ऊपर नहीं ये गलत है, पर MSP की घोषणा करती है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 3 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आपका होगा? कौन कौन सही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला कथन जो है वो सही है कि कीमतों के MSP से नीचे गिरने पर सरकार जो है घोषित MSP पर खाद्यान्नों को खरीदने का आश्वासन देती है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि MSP की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार की जाती है, रबी और खरीफ फसल। ये सही है। वर्तमान में सरकार विश्व कृषि उपजों पर MSP की घोषणा करती है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो गया दोस्तों? यहाँ जो है वर्तमान में सरकार जो है विश्व की जगह 20 होगा, विश्व नहीं, ये जो है दोस्तों तीसरा में सही कर लीजिएगा। वर्तमान में सरकार यहाँ 20 है, 20 कृषि उपजों पर MSP की घोषणा करती है, जो गलत है। 14 पर, 14 वर्तमान में सरकार 14 कृषि उपज के ऊपर MSP की घोषणा करती है। तो कौन कौन सा कथन सही हो गया दोस्तों? केवल 1 और 2। तीसरा नंबर में दोस्तों करेक्ट कर लीजिए, फिर से हम बता देते हैं। वहाँ ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन में कि वर्तमान में सरकार 20 कृषि उपजों पर MSP की घोषणा करती है। तो 20 कृषि उपज नहीं है दोस्तों, 14 कृषि उपजों पर सरकार घोषणा करती है, इसलिए कथन 3 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैंक दर के बारे में। बैंक दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बैंक द्वारा RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर, दिए जाने वाले दिनों नहीं है दोस्तों, ऋणों है, यहाँ ऋण कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत हो गया है। बैंक दर जो है RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाने वाली दर है। जमानत पर दिए जाने वाले, यहाँ इंटरेस्ट कर लीजिएगा, ऋणों पर ली जाने वाली दर है। दूसरा ऑप्शन है बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की पुनः, पुनः नहीं है यहाँ पुनः है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पुनः, यहाँ पुनः कर लीजिए, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, ऋणों पर पुनः खरीद की कोई सुविधा नहीं देती है। तीसरा ऑप्शन है बैंक दर में वृद्धि
मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? पहला कथन है केवल 1 और 2, दूसरा कथन है केवल 2 और 3, तीसरा कथन है केवल 1 और 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। बैंक द्वारा जो आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाने वाली दर है बैंक दर। और तीसरा जो है दोस्तों गलत है, और दूसरा गलत है, और तीसरा जो है बैंक दर में वृद्धि जो है वो मुद्रास्फीति को क्या करती है? बढ़ा सकती है। यह भी कथन क्या है? सही है। इसलिए केवल 1 और 3 सही है। दोस्तों जो बैंक रेट है, यदि हम बैंक रेट के बारे में आपको बताएं, बैंक रेट, बैंक दर जो है दोस्तों, बैंक दर वह दर है दोस्तों जिस पर रिजर्व बैंक जो है बिलों की पुनर्कटौती करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैंक दर। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बैंक दर क्या है, तो इसे आप सहज भाषा में बोल सकते हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक जो है बिलों की पुनर्कटौती करता है, उसे हम बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः दोस्तों यह वह दर होती है बैंक दर जिस पर रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देती है, और यह दर जो है दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा बैंक दर। डिटेल जानकारी के लिए अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको बहुत जल्द ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोहरे तुलन पत्र मतलब ट्विन बैलेंस शीट, यहाँ कर लीजिए TWIN बैलेंस शीट, किस समस्या संबंधित है? जो आजकल चर्चा में भी कुछ दिन पहले रहा था। पहला ऑप्शन है कॉरपोरेट एवं बैंकिंग क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा से, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से, चौथा ऑप्शन है राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा से, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोहरे तुलन पत्र जो है दोस्तों बैलेंस शीट कॉर्पोरेट एवं बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, इससे संबंधित है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं दोस्तों, ये इससे संबंधित आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ तट दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रदेश दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ है कोरोमंडल तट और प्रदेश की तरफ है कर्नाटक से कन्याकुमारी, ये क्या है? गलत। कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटक, ये सही है। कोंकण तट गुजरात से गोवा, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, कि 1, 2 और 3, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। आंसर क्या इसका हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 और 3। दोस्तों कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु, कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु, और कन्नड़ तट जो है गोवा से कर्नाटक, तथा कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक विस्तृत है। इसलिए 2 और 3 कथन सही है और एक क्या है? गलत है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत में पश्चिम से पूर्व के क्रम में निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौथा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब सी कैसे होगा दोस्तों? दोस्तों भारत में कर्क रेखा जो है
पश्चिम से पूरब की ओर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब की ओर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो निम्नलिखित राज्य हैं दोस्तों, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या कौन आ जाएगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि दोस्तों यहाँ पूछ देता है कि कर्क रेखा भारत में पश्चिम से पूरब के क्रम में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर क्या होता? 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल आबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल आबद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है लीबिया, दूसरा ऑप्शन है जाम्बिया, तीसरा ऑप्शन है चाड और चौथा ऑप्शन है माली। दोस्तों यहाँ चाद को चाड कर लीजिएगा, सी ऑप्शन को थोड़ा सा टाइटर द्वारा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है, चाड। दोस्तों तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? लीबिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन ए। दोस्तों अफ्रीकी देश जो है जाम्बिया, चाड व माली स्थल आबद्ध है, लेकिन लीबिया के उत्तर भूमध्य सागर स्थित है, इसलिए लीबिया जो है स्थल आबद्ध नहीं है। और यहाँ आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल आबद्ध नहीं है? तो लीबिया स्थल आबद्ध नहीं है। इसी में अगर पूछ देता कि कौन सा अफ्रीकी देश स्थल आबद्ध है, तो ये तीनों हो जाता है कि नहीं दोस्तों? ये तीनों हो जाता आपका। जाम्बिया, चाड और माली स्थल आबद्ध है, जबकि लीबिया स्थल आबद्ध नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग लैंग्वेज को भी पकड़िएगा, लैंग्वेज पर भी ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन गलती से भी गलत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य में विक्टोरिया झील अवस्थित है? ऑप्शन है पहला युगांडा, तंजानिया और रवांडा। दूसरा ऑप्शन है युगांडा, रवांडा और केनिया। तीसरा ऑप्शन है केनिया, कांगो और रवांडा। चौथा ऑप्शन है युगांडा, तंजानिया और केनिया। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विक्टोरिया झील किस देशों के मध्य अवस्थित है? तो युगांडा, तंजानिया और केनिया। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आप देख लिए कि युगांडा, तंजानिया और केनिया के मध्य विक्टोरिया झील अवस्थित है, इस ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है पहले दूध को ठंडा किया जाता है तथा बाद में पुनः गर्म करते हैं। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें दूध को जो है पहले बहुत देर तक हम लोग गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में क्या कर लिया जाता है? ठंडा कर लिया जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, घास स्थल में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, चौथा पर्वतीय वन में और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश की प्रथम 5G प्रयोगशाला
प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली। दोस्तों दिल्ली आईआईटी जो है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने अपने परिसर में अत्याधुनिक 5G उपकरणों का निर्माण, अनुसंधान और मानक निर्धारित करने के लिए एक क्या स्थापित किया है? एक मैसिव MIMO मल्टीपल इनपुट या मल्टीपल आउट प्रयोगशाला स्थापित किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि देश की प्रथम 5G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आपका समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो डेली बेस्ड होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आज एक दो दिन पहले ही चर्चा में था कि इन्होंने 100 देश, कितने देशों को? 100 देशों को। विश्व बैंक जो है दोस्तों उस 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यह 160 अरब डॉलर की राशि जो है दोस्तों 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से दोस्तों क्या होगा? देशों को वैश्विक संकट से उबरने में मदद मिलेगा। इसीलिए विश्व बैंक ने 160 अरब डॉलर की मदद देने की क्या की है? घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, CBSE बोर्ड 9 मई से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, सिर्फ 9वीं कक्षा के लिए? तो आंसर क्या होगा? क्लास 12th। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों CBSE जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बच्चों के अंदर सेफ और हेल्थी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड जो है दोस्तों उन्हें डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को देखते हुए यह मैनुअल जारी किया है। तो दोस्तों यदि पूछ दिया जाए आपका कि इसका उद्देश्य क्या है, CBSE जो है स्टूडेंट्स के लिए जो साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है इसका उद्देश्य क्या है? तो सेफ और हेल्थी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारतीय बाजार में फीचर को बेचने के मामले में, कौन से फीचर फोन, यहाँ कर लीजिएगा फीचर फोन को बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है? तो कौन है दोस्तों? इस तो आपको मालूम होगा, सैमसंग। ऑप्शन बी आपका सही है। सैमसंग जो है दोस्तों वो भारतीय बाजार में फीचर फोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहला स्थान पर आ गया है और वर्ष 2019 में फीचर फोन में 19% रही बाजार हिस्सेदारी सैमसंग की। जबकि दोस्तों यदि स्मार्टफोन सेगमेंट में बात किया जाए तो पहला स्थान स्मार्टफोन सेगमेंट में अगर देखा जाए तो पहला स्थान शाओमी का है। शाओमी इसका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है अभ्यास, दूसरा है रक्षा, तीसरा है शिक्षा विभाग, चौथा है विकास विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अभ्यास। दोस्तों डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं। इन्होंने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों, जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि आपसे पूछ दिया जाए अभ्यास जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किस मंत्रालय के द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
अमेरिका ने अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? कार्नेल विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? कार्नेल विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें आपका दिया हुआ था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कार्नेल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा हो जाएगा? कार्नेल विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही है। इस ढंग से ऑप्शन आपको दिया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर हो, जिससे आपका कन्फ्यूजन होने की चांस बढ़े। उसी सबको दूर करने के लिए हम लोगों ने MCQ सीरीज मिक्स GS क्वेश्चन का लाने का प्रयास किए हैं। और आगे आप लोगों को टॉपिक बेस्ड MCQ मिलेगा, मिक्स GS मिलेगा, करंट अफेयर्स बेस्ड मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का फुल टेस्ट के रूप में आपको MCQ दिए जाएंगे, जो आपके BPSC एग्जाम के लिए 66 PT हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसके बारे में देखा जाए दोस्तों तो एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर जो है कार्नेल विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में क्या किया? सफलता हासिल किया। यह एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर जो है दोस्तों दर्जनों किस्म के ग्रहों की सतह और सूरजों की जांच करने के बाद विकसित किया गया था। अब पूछ देगा कैसे विकसित किया गया था? तो दर्जनों किस्म के ग्रहों की सतह और सूरज के जांच करने के बाद विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाल ही का घटना है, तो कौन सा मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को? विश्व जैव विविधता दिवस। इससे पहले भी हम इस पर चर्चा किए हैं। इससे पहले जो प्रश्न थे दोस्तों, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस जो है दोस्तों 22 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाया गया और मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अधिक पूछ देता है यहाँ कि विश्व जैव विविधता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? ऑप्शन है आपका पहला पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका, चौथा भूटान और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही है? आप लोग पेपर भी पढ़ते होंगे, तो श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका जो है भारत से सीमा विवाद के बीच हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है। इस मानचित्र में जो है दोस्तों तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपू लेक और लिप्याधुर को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। इसमें किसका हिस्सा दर्शाया गया है? लिपू लेक, लिप्याधुरा, काला पानी को तो नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। इस ढंग से भी आपके क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी। दोस्तों स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया है? हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी की है। अगर यहाँ पूछ दे कि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को सुरक्षा मंजूरी दी है किस एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए,
तो क्या हम बताएं अभी आपको कि जेवर में जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है। नोएडा के जो दोस्तों 5000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कितने रुपये इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे? 29,000 करोड़ रुपये। इस ढंग से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि यह नोएडा का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए जो सुरक्षा मंजूरी दी गई है, वो कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 5,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों, 5,000। इस ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपये की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोक लगाने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन है 2,000 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 4,000 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 6,000 करोड़, चौथा ऑप्शन है 8,000 करोड़ रुपये और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, 8,000 करोड़ रुपये। दोस्तों भारतीय वायुसेना जो है हाल ही में 8,000 करोड़ रुपये की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने लगाने का फैसला किया है। यह फैसला दोस्तों इसलिए आया क्योंकि सरकार जो है स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। तो इसके साथ क्या होगा? ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन उस पर भी अभी क्या कर दी गई है? रोक लगा दी गई है। आशा है दोस्तों आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग नए नए सीरीज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अभिषेक सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म एक रामबाण का काम करे, संजीवनी बूटी का काम करे, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप वो सभी चीज़ें प्राप्त कर सके जो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हो। जहां आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से संबंधित जीएस, उससे संबंधित एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।